हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल सो जीनियस। हम डिस्कस कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, जिसमें अब अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हमन। और ये हमारे लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन ऐड होता है, डिलीट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट भी एडिट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। Bank A enter into a repo for 14 days with Bank B in 10% Government of India bonds 2028 at the rate 5.65% for 8 crore. Oh, assuming that clean price, the price that does not have accrued interest. वाह, मतलब यहाँ पर वो क्लीन प्राइस बता रहे हैं कि क्लीन प्राइस 99.42 है, और ये भी बता रहे हैं कि क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता। भाई ये तो सबको पता होगा। मतलब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा रहे हैं। जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है वो तो डर्टी प्राइस में होता है। क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस में मेन यही डिफरेंट होता है कि क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता और डर्टी प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस में यही होता है। और ये चीज कॉन्सेप्ट अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो आईसीए वाले आपको बता भी दे रहे हैं कि भाई क्लीन प्राइस में अक्रूड इंटरेस्ट नहीं होता है। आगे क्या गिवन है? मार्जिन गिवन है 2% का, एंड डेज ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट भी 262 डेज। ओके, अक्रूड इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन को डेज भी दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है? पहला, डर्टी प्राइस कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि क्लीन प्राइस भी अपन को गिवन है और अक्रूड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा है रीपेमेंट एट मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिट होने के बाद आपको उसको कितना पेमेंट करना है वो पूछा है। तो क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन 31 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 31। इसका करने जा रहे हैं अपन सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक बार आपको रेपो का कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। तो अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ गया और उसे रेपो का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो उसको भी इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब रेपो को समझाने से पहले मैं एक बार आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको सिंपल लोन वाला कॉन्सेप्ट पता है? कि अगर दो बैंक हैं, बैंक ए और बैंक बी, बैंक ए बैंक बी से लोन ले रहा है, अगर वो इससे लोन ले रहा है तो ऐसे ही तो नहीं दे रहा होगा, बदले में कुछ ना कुछ गिरवी पर रख रहा होगा। उस गिरवी पर रखने को ही अपन बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। यही होता है ना? पहले क्या होता है बताओ? कोई बैंक दूसरी बैंक से लोन ले रहा है तो उसको बदले में गिरवी पर रखना पड़ेगा, उसी को अपन बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। मुझे बताओ बाद में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में बैंक ए, एक सेकेंड, बैंक ए बैंक बी को वापस करेगा अमाउंट को, तो लोन को वापस करेगा। तो बैंक बी क्या करेगा? बैंक बी उसकी सिक्योरिटी को भी रिटर्न कर देगा। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान देना कि जब बैंक ए बैंक बी को लोन को रीपे करेगा तो साथ में कुछ ना कुछ ब्याज देगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारी जैसी सिक्योरिटी थी उसने वैसी की वैसी तुम्हें लौटा दी, तो उससे क्या फायदा होगा? तुमने जो उसको लोन लिया था वही लोन उसको वापस दे दिया, तो सामने वाली बैंक को फायदा क्या होगा? वो क्यों कर रही है ये सब झमेला? बिकॉज ऑफ ब्याज, ब्याज के चक्कर में। तो ये आप किसी भी फ्रेंड को लेकर भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया, ठीक है, और सिंपल सी बात है, फ्रेंड भाई कितना भी हो, अगर आप पैसे मांगोगे तो वो कुछ ना कुछ आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। तो आपने कुछ अपनी सिक्योरिटी रख दी, आपके पास कोई सोने के वगैरह की अंगूठी थी, वो आपने रख दी। ठीक है, अब फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आप उसके लोन को रीपे करोगे और वो आपके सोने की अंगूठी को वापस कर देगा, रिटर्न कर देगा, लेकिन बदले में वो कुछ ना कुछ ब्याज मांगेगा। भाई दोस्त दोस्त अलग जगह है और पैसा पैसा अलग जगह है। तो जब फ्यूचर में आप उसे लोन रीपे करोगे तो वो लोन के साथ साथ ब्याज मांगेगा, तभी तो उसको कुछ फायदा होगा। अदरवाइज वो आपको लोन क्यों देता?
वो कहीं और पैसा रखते था, वहां से कमा लेता। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट होता है लोन वाला। ठीक है, अब इसी लोन वाले कॉन्सेप्ट से अपन REPO रेपो समझते हैं। रेपो समझते हैं। रेपो में भी अगेन हमारी दो बैंक है। एक सेकेंड। अगेन हमारी दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी। अब यहां पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, यहां पर सिक्योरिटीज बैंक ए दे रहा है। ठीक है, सिक्योरिटीज दे रहा है बैंक बी को, यानी कि सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है और उससे सेल अमाउंट ले रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को सिक्योरिटी सेल कर रहे हो तो उससे सेल का अमाउंट भी लोगे। उस सेल के अमाउंट को यहाँ पर एक अलग वर्ड दिया है टेक्निकल, उसको बोलते हैं फर्स्ट लेग। ये कैसा नाम है, अब जैसा नाम है वैसा मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, और सिंपल शब्दों में भी बता दिया, जो आप सिक्योरिटी सेल कर रहे हो उसका सेल अमाउंट है सिंपल। तो पहले क्या हो रहा है बताओ, सिक्योरिटी सेल हो रही है और अगर आप कोई चीज सेल करते हो तो साथ में आपको सेल अमाउंट मिलता है। उस सेल अमाउंट को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में बोल रहे हैं फर्स्ट लेग। ठीक है, मुझे बताओ फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आप उसको अमाउंट वापस कर दोगे और वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लोगे। जैसे कि पहले आपने वो सिक्योरिटीज को सेल करा था, सेम वे में आप उन सिक्योरिटीज को परचेज कर दोगे। और मैं इस वर्ड को और अच्छा बोलना चाहूँ तो क्या वर्ड आएगा, रीपर्चेज। क्या वर्ड आएगा, रीपर्चेज। क्योंकि पहले आप एक बार ऑलरेडी उसे सेल कर चुके थे, अब उसे वापस खरीद रहे हो तो उसका वर्ड आएगा रीपर्चेज। तो आप सिक्योरिटीज को क्या कर रहे हो, रीपर्चेज। और अगर आप सिक्योरिटीज खरीदते हो, हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें पैसा तो देना पड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, परचेज कर रहे हो तो परचेज अमाउंट तो देना पड़ेगा। और ढंग से नाम बोलूं तो रीपरचेज अमाउंट तो देना पड़ेगा। ठीक है, और जो अमाउंट उसको दे रहे हो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं सेकेंड लेग। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है एकदम। बस यहाँ पर हम इस तरीके से बता रहे हैं कि भाई वो सिक्योरिटीज को गिरवी नहीं, ऐसा वर्ड बोल रहे हैं कि सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं और हम उससे लोन अमाउंट नहीं ले रहे बल्कि उन सिक्योरिटीज को सेल करने का अमाउंट ले रहे हैं। उसको बोलते हैं फर्स्ट लेग, सिंपल भाषा में सेल अमाउंट। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि भाई सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हैं, और अगर मैं सही वर्ड बोलूँ रीपरचेज कर रहे हैं, और आप उसको अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज अमाउंट देना पड़ता है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि उसको लोन को वापस कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि रीपरचेज अमाउंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी याद रखना भाई, इतनी कहानी करने पर आपको ब्याज तो देना पड़ेगा। उस ब्याज का ही नाम होता है रेपो। उस ब्याज का ही नाम होता है रेपो। सिंपल है भाई, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को कोई चीज बेचते हो, अपनी सोने की अंगूठी बेचते हो, तो फ्यूचर में जाके 5 साल बाद 10 साल बाद उससे वो अंगूठी वापस खरीद लोगे क्या भाई, जाने कहाँ तक उसने अपनी वो अंगूठी बेच दी होगी, आप कैसे वही अंगूठी खरीद लोगे। तो वो तो पॉसिबल नहीं होता सेल करने में। वो सिर्फ कब पॉसिबल होता है, जब आप सिक्योरिटी पर रखते हो, जब गिरवी पर रखते हो, तभी तो सामने वाले को राइट ही नहीं है आपकी अंगूठी बेचने का, क्योंकि सिक्योरिटी पर रखा हुआ है। सामने वाले पर्सन को राइट ही नहीं है सिक्योरिटी का बेचने का। हाँ, अगर आप लोन रिपे नहीं करते हो तब उसके पास राइट आता है कि वो सिक्योरिटी को बेच सकता है, अदरवाइज वो कभी भी आपके गिरवी वाले सामान को नहीं बेच सकता। ठीक है, तो ये जो रेपो वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा लोन वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर चीजें गिरवी पर रखी जाती है। इसी वजह से अगर आप रेपो की फुल फॉर्म देखो तो क्या होती है, रेपो की फुल फॉर्म क्या होती है, REV, P फॉर परचेज एंड O फॉर ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर हम जो सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं उसमें रीपरचेज ऑप्शन अवेलेबल है। आप वैसी की वैसी सेम टू सेम वही जो आपने सिक्योरिटीज पहले बेची थी उसको आप वापस खरीद सकते हो, रीपरचेज कर सकते हो। तो ये जो सिक्योरिटीज आप यहाँ पर सेल का दिखावा कर रहे हो कि मैं अपनी सेल कर रहा हूँ सिक्योरिटी, वो एट द एंड कुछ भी नहीं है, वो तो गिरवी पर रख रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटीज को वापस खरीद सकते हैं जब आप उसका अमाउंट पे कर दोगे। और पहले जो अमाउंट लेते हैं सिंपल भाषा में उसे क्या बोलते हैं, लोन, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं उसे, फर्स्ट लेग। और जब आप
रीपे करते हो, यहाँ पर बोलते हैं रीपे लोन अमाउंट, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं सेकेंड लेग। बस शब्दों का खेल है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सिक्योरिटी और लोन वाला खेल, यानी कि गिरवी वाला। तो रेपो कुछ भी नहीं है, सिंपल गिरवी वाला कॉन्सेप्ट है कि आप किसी से लोन ले रहे हो सिक्योरिटीज को गिरवी पर रख के। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 8 से 10 मिनट मैंने जो आपके लगाए कॉन्सेप्ट समझाने में, 8 मिनट ही लगे हैं बस, वो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज मुझे बता देना, तो अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देखेंगे, क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, डर्टी प्राइस। रुको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, अरे डर्टी प्राइस। तो डर्टी प्राइस क्या है, ये कैसा टेक्निकल टर्म है, फर्स्ट लेग सेकंड लेग और अब डर्टी प्राइस समझते हैं। देखो डर्टी प्राइस क्या है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, एक बार ये सब हटा दूं, हाँ जी, स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर हम सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं और उससे बदले में क्या ले रहे हैं, सेल अमाउंट। उससे बदले में क्या ले रहे हैं, सेल अमाउंट, और जिसको मैंने आपको बताया था टेक्निकल टर्म में फर्स्ट लेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटीज है, जैसे हमारे केस में गवर्नमेंट की बॉन्ड्स है, तो ये जो भी गवर्नमेंट की बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये किस प्राइस पर ले रहे हैं, ये किस प्राइस पर ले रहे हैं, उसी को बोलते हैं डर्टी प्राइस। सिंपल, उसी को बोलते हैं डर्टी प्राइस। तो जो भी हम सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं, उसका भाई सेल अमाउंट तो निकालना पड़ेगा, फर्स्ट लेग तो निकालना पड़ेगा, तो वो किस प्राइस पर ले रहे हैं उसी को बोलते हैं डर्टी प्राइस। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको फर्स्ट लेग भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हम सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं, तो हमें जो सेल अमाउंट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, किस प्राइस पर ले रहे हैं, वो होगा डर्टी प्राइस। यानी कि जो भी अमाउंट होगा, फर्स्ट लेग कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे इनटू डर्टी प्राइस, इनटू डर्टी प्राइस। तो फर्स्ट लेग निकालने के लिए अपन के पास डर्टी प्राइस होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है डर्टी प्राइस कैलकुलेट करो। अब आपको अजीब लग रहा होगा, यार डर्टी नाम क्यों रखा है, इसका गंदा नाम क्यों रखा, वो इसलिए रखा है, वैसे तो इसका जो नाम होता है वो क्लीन प्राइस होता है, क्लीन साफ प्राइस होता है, वैसे इसका क्लीन प्राइस होता है, लेकिन जब हमारे जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उस पर कुछ ना कुछ अक्रूड इंटरेस्ट होता है, तो भाई वो तो भारी हो गए बॉन्ड्स, क्योंकि उस पर अक्रूड इंटरेस्ट भी बाकी है, तो भारी हो गए बॉन्ड्स। तो फिर इस सामने वाली बैंक को दिक्कत आने लगती है, वो कहते हैं यार अगर इस पर इंटरेस्ट नहीं होता तो मुझे कम पेमेंट करना पड़ता, तो उसे वो बोलती है क्लीन प्राइस। लेकिन अभी इस पर इंटरेस्ट भी है, इस पर इंटरेस्ट भी है, तो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ ये गंदी प्राइस है। गंदी प्राइस क्यों है भाई, इसमें मुझे ज्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, इसलिए वो बोलता है कि ये गंदी प्राइस है और उसका नाम रख देता है डर्टी प्राइस। ठीक है, वैसे आपको बॉन्ड्स कितने में मिल जाते, अगर ये बॉन्ड सेल कर रहे हो तो कितने में मिल जाते, क्लीन प्राइस में मिल जाते, लेकिन जस्ट बिकॉज इस पर अक्रूड इंटरेस्ट है, इस पर इंटरेस्ट अक्रू ऑलरेडी हो रखा है, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, इस बंदे को फर्स्ट लेग में आपको डर्टी प्राइस देना पड़ रहा है, ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है, इसलिए गंदा प्राइस नाम रख दिया। ठीक है, तो अब आप डर्टी प्राइस के कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। डर्टी प्राइस क्या है, क्लीन प्राइस प्लस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड। अब आपको क्लीन प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है एक बार देखें, एक मिनट रुकना बस, क्लीन प्राइस 99.42, 99.42। अब बस हमें इसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड करना है, ताकि हमें पता चल जाए कि सामने वाली पार्टी से हमें कौन सा प्राइस चार्ज करना है, तभी हम उसको बॉन्ड सेल करेंगे, तभी हम उसको अपनी सिक्योरिटी सेल करेंगे, तो अक्रूड इंटरेस्ट पता चल जाए। अब देखो यहाँ पर अपन को फेस वैल्यू नहीं दे रखा था, फेस वैल्यू पे अक्रूड इंटरेस्ट चार्ज होगा, फेस वैल्यू नहीं दे रखा था, तो हम अज्यूम करेंगे इट शुड बी 100। अब इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बॉन्ड्स कितने, इंटरेस्ट कितने का मिल रहा था, 10%। देखो स्टार्टिंग में लिखा होगा क्वेश्चन के 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028, इसका मतलब उसका इंटरेस्ट रेट कितना है 10%।
तो 100 फेस वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट तो गिवन है 10%, और जो अक्रूड इंटरेस्ट है वो कितने दिनों का है, 262 डेज का। तो इनटू हो जाएगा 262 डेज और डिवाइड हो जाएगा 360 से। यहाँ पर हम 365 नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई किया है इट शुड बी 360। ओके, तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा 7.27 और इधर क्या है 99.42। ठीक है, 7.27 प्लस 99.42 ये आ गया 106.67। 106.67, देखो देखो यही आ रहा है, थोड़ा सा डेसिमल अलग आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 77 था, तो आप वैसे भी कर सकते हो। 7.277 प्लस 99.42 ये आ जाएगा 106, पूरा डेसिमल ही करके दिखा देती हूँ, 106.697, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 106.70। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है डर्टी प्राइस, दैट इज 106.70। और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि डर्टी प्राइस क्या होता है, कि स्टार्टिंग में जब हम अपने बॉन्ड्स को, सिक्योरिटीज को सामने वाले को सेल करते हैं, जिस प्राइस पर सेल करते हैं उसको बोलते हैं डर्टी प्राइस। और डर्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक्रूड इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है, तो सामने वाली पार्टी के लिए दिक्कत है, उसको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो उसको बोलता है गंदा प्राइस, डर्टी प्राइस। अब हमारी क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट जो कि था रीपेमेंट एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर आप कितना पैसा रीपे करोगे। ठीक है, इसका दूसरा नाम हो सकता है रीपर्चेस, यानी अगर आपसे रीपर्चेस पूछा है तब भी आपको यही बनाना है। और एक और नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट इज सेकंड लेग। फर्स्ट लेग क्या होता है, जितना पैसा अपन को मिला, और सेकंड लेग जब उस पर रेपो पे करते हैं। ठीक है, तो सेकंड लेग क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट लेग कितना है, स्टार्टिंग में कितना पैसा अपन को मिला, उस पैसे में आपको ब्याज लगा देना है जिसको हम बोलते हैं रेपो। तो जितना पैसा अपन को मिला है उसमें आप ब्याज प्लस कर दो, आपका आ जाएगा सेकंड लेग। और बोल सकते हैं रीपेमेंट एट मैच्योरिटी और रीपर्चेज, तो कोई भी नाम आता है इसमें से आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। पहले आपको पैसा मिलना देखना है, उसके बाद उस पर ब्याज प्लस करना है और आपको मिल जाएगा सेकेंड लेग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमें स्टार्टिंग में कितना पैसा मिला। तो वो कैसे देखेंगे, जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे इनटू डर्टी प्राइस। मैंने बताया था कि हम उसे स्टार्टिंग में सिक्योरिटीज को कौन सी प्राइस पर सेल करते हैं उसको हम बोलते हैं डर्टी प्राइस। ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं इनटू कर देंगे डर्टी प्राइस पर, और अगर कोई इनिशियल मार्जिन होगा तो उसको आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में आपको कितना पैसा मिला। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना था बॉन्ड का, बॉन्ड का अमाउंट था 8 CR, और इसे अपन फेस वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं जो कि हमने अज्यूम किया था 100 CR, सॉरी जो कि हमने अज्यूम किया था 100। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे 8 लाख। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ गए 8 लाख, तो यहाँ पर वही चीज लिख देंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे 8 लाख इनटू डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस अभी थोड़ी देर पहले अपन ने कैलकुलेट की थी, कितना आया था 106.70, और इसमें से अपन माइनस कर देंगे मार्जिन जो कि स्टार्टिंग में था 2% का। ठीक है, तो 8 लाख हमने उसको बॉन्ड्स बेचे कौन सी प्राइस पर, 106.70 डर्टी प्राइस पर, जो कि आ गया आपका 85360000। लेकिन क्या ये अपन को पैसा मिला, नहीं, 2% माइनस करके जो अमाउंट आया वो हमको मिला, जो कि है 83652800, ये हमको पैसा मिला है। ठीक है,
ये हमको पैसा मिला है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपको पैसा मिला है स्टार्टिंग में 836,52800, इस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ब्याज कितने परसेंट का देना पड़ेगा, तो रेपो था हमारा 5.65%। और कितने दिनों के लिए सब खेल हो रहा है, ये हो रहा है 14 डेज के लिए। और ये 5.65% तो पर एनम का है, तो उसको डिवाइड कर देंगे जितने भी साल में दिन होते हैं। वैसे तो 365 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे बोल रहा है आपको लेना है 360, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो 8365280 ये आपके कैलसी पर दिख रहा होगा, इस पर इंटू कर दो 5.65% का, इंटू 14 डिवाइड बाय 360, ये आ गया 183,803 183,803.7 है, तो राउंड ऑफ करके 4 आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, 4। अब दोनों को प्लस कर देंगे, स्टार्टिंग में हमको क्या मिला, उसमें इंटरेस्ट कर देंगे ब्याज को, तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनली अपन को कितना पेमेंट करना है। तो 836,52800 प्लस कर देंगे 183,804 में, ये आ गया 83,83,6604, 83,83,604। ये हमें पेमेंट करना है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। समझ में आ गया, एक बार फिर से बता दूं, डर्टी प्राइस क्या होता है, डर्टी प्राइस वो होता है जिस पर हम अपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को सेल करते हैं। तो वो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी क्लीन प्राइस होता है, जो भी बॉन्ड का प्राइस चल रहा होता है, उस पर आपको अक्रूड इंटरेस्ट प्लस कर देना होता है, तो उसको बोलते हैं डर्टी प्राइस। फिर रीपेमेंट एट मैच्योरिटी, यानी कि सेकेंड लेग बोल सकते हैं, और रीपर्चेज कि मैच्योरिटी के टाइम हमें सामने वाले को कितना पेमेंट करना है। तो जो भी आपने स्टार्टिंग में उससे पैसा लिया था, उस पर बस आपको ब्याज देना है, जिस ब्याज का नाम होता है यहाँ पर रेपो। तो सामने वाले से आपने कितना पैसा लिया होगा, जो भी आपने उसको नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए हैं, जितने प्राइस पर दिए हैं, दैट इज डर्टी प्राइस, उससे इंटू कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। और उसमें से अगर कोई मार्जिन हो तो वो भी माइनस कर देना। तो आपने ये उससे पैसा लिया था, और ये पैसा आपने कब लौटाया उसको, 14 दिन बाद। तो 14 दिन का आपको रेपो रेट देना पड़ेगा, जो कि था 5.65 का परसेंट। तो जो भी आपने सामने वाले से पैसा लिया है, दैट इज फर्स्ट लेग, उस पर आपको 5.65% का 14 दिन का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, रेपो कैलकुलेट करना है, और आपको ये फाइनल पेमेंट उसे देना है। मुझे लगता है अब तो समझ में आ गया होगा भाई, 3 4 बार सेम बात मैंने बता दी। डर्टी प्राइस क्या होती है, फर्स्ट लेग क्या होता है, सेकंड लेग क्या होता है, तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। वैसे ये छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी मैंने इसे इतना खींच दिया ताकि आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए एकदम, ठीक है। अगर किसी को फर्स्ट लेग सेकंड लेग डर्टी प्राइस नहीं आता था, तो उसको क्लैरिटी मिला कि नहीं मिला, और जिसे पहले से आता था उसे फाइनली क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन और एकदम दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया। तो कमेंट में फीडबैक जरूर बताना, क्योंकि अब तक के क्वेश्चनों में मुझे लगता है इसमें सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत करी, एफर्ट्स डाले हैं, क्योंकि सुबह से इसमें दिक्कतें आ रही थी, बट फाइनली ये अब रिकॉर्ड हो गया फाइनल। तो बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।